हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग यहाँ पर संस्कृत शिक्षण विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि कल का सेशन हमारा संस्कृत शिक्षण विधियों में नवीनतम विधियों के बारे में था। नवीनतम विधियों में हमने सबसे पहली विधि पाठ्य पुस्तक विधि को डिस्कस किया था। तो आज हम उसके आगे की अगली विधि को डिस्कस करेंगे। हम लोग कल की थोड़ा सा पाठ्य पुस्तक विधि को रिवाइज करेंगे और उसके आगे की जो निर्बाध विधि है उसको यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके से आपको डेली इसी टाइम पर संस्कृत का एक वीडियो मिल जाएगा। ओके, चलिए सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कल जो हमने पाठ्य पुस्तक विधि के बारे में पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करवाई जाती है। ठीक है, तो उसमें केंद्र बिंदु कौन होगा, किस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है? पूरा पाठ्य पुस्तक जो है इसका केंद्र बिंदु होता है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में जैसा बच्चों के लिए सिलेबस बताया गया होगा वही चीज़ें सिर्फ यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई जाती है। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये बच्चों के लिए उत्तम विधि नहीं है। अंग्रेजों के द्वारा इस विधि को लाया गया था, क्योंकि हम लोग प्राचीनतम विधियाँ देखते हैं तो प्राचीनतम विधियाँ जो हमारे गुरु होते हैं, जैसे पाणिनि हो गए, उनके जो है उन्होंने जो अपने मंत्र दिए हैं, बहुत सारे वैदिक ग्रंथ हो गए, उसमें से हमें प्राचीनतम विधियाँ मिलती है। लेकिन ये सारी नवीनतम विधियाँ जो कि हम पढ़ रहे हैं और कल हमने पाठ्य पुस्तक विधि पढ़ी थी, तो ये सारे लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति जो आई थी 1935 में, उसके बाद से ये सारी जो शिक्षण विधियाँ हैं इनका यहाँ पर जन्म हुआ है। तो पाठ्य पुस्तक विधि के प्रबल समर्थक जो हैं डॉक्टर वेस्ट है। ये स्मरण विस्मरण विधि पर आधारित पाठ्य पुस्तक विधि है, जिसमें यदि हम किसी भी चीज़ को भूल जाते तो वापस पाठ्य पुस्तक के माध्यम से हम उस चीज़ को रिवाइज कर सकते, वापस से पुनः स्मरण उसका कर सकते। इसलिए इस विधि को स्मरण विस्मरण विधि भी बोला जाता है। भाषा शिक्षण, किसी भी भाषा को सिखाने के लिए पाठ्य पुस्तक विधि सबसे अति महत्वपूर्ण होती है, सबसे लोकप्रिय विधि है, सभी के द्वारा इस विधि को पसंद किया जाता है। ठीक है, चलिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। और बस थोड़ी बहुत आपसे बुक के बारे में पूछा जा सकता है कि कुछ महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तकें कौन सी है संस्कृत की, तो ये फिर आप यहाँ पर बता सकते हैं कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर कृत संस्कृत की पाठ्य पुस्तक जो बहुत प्रसिद्ध है, जिससे हम लोग संस्कृत पढ़ सकते हैं अच्छे से। जीवानंद विद्यासागर की संस्कृत शिक्षा मंजरी बहुत प्रसिद्ध है। बीबी कमल की सुबोध संस्कृत बहुत प्रसिद्ध है। और SD सावरकर की संस्कृत टीचर, ये प्रमुख बुक्स है जो बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय है। संस्कृत पढ़ने के लिए इन सारी बुक्स को प्रेफर किया जाता है। तो आज हम लोग यहाँ पर सुगम पद्धति, जिसे निर्बाध विधि भी बोला जाता है, इसे प्राकृतिक विधि भी बोला जाता है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, पहले थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा था पाठ्य पुस्तक विधि का जन्म कैसे हुआ। अंग्रेज आए थे, फिर उन्होंने अंग्रेजी भाषा को सिखाने के लिए पाठ्य पुस्तक विधि का पाठ्य पुस्तक विधियाँ बनाई, पाठ्य पुस्तक बनाई, जिसके माध्यम से हर कोई व्यक्ति अंग्रेजी भाषा को सीख सके। तो वैसे ही सुगम पद्धति अथवा निर्बाध विधि का जन्म हुआ है। ये भी अंग्रेजों के आने के बाद ही हुआ था, अंग्रेज ही लेकर इस विधि को आए थे। तो इसके बारे में देख लेते हैं। इस विधि का विकास अंग्रेजी भाषा को विदेशी भाषा के रूप में सिखाने के लिए किया गया था। जैसे कि अंग्रेज लोग भारत में आए थे तो भारतीय लोग जो थे वो अंग्रेजी भाषा को नहीं जानते थे, तो अंग्रेजों को भारतीय लोगों से काम करवाना था, अपने फैक्ट्री वगैरह में काम करवाना, कुछ भी काम करवाना होता था, उनको अपना गुलाम बनाना था। तो एक सबसे बेहतरीन चीज़ होती है कि एक कम्युनिकेशन करने का मीडियम होना चाहिए कि अंग्रेज लोग भारतीय लोगों से कैसे बात करेंगे। तो उन्होंने लोगों को अंग्रेजी सिखाना स्टार्ट करा। ठीक है, तो वहीं से इस भाषा का जन्म हो गया। हम लोग प्राकृतिक तरीके से भी किसी भी भाषा को किसी भी व्यक्ति को सिखा सकते हैं। तो इसी वजह से संस्कृत में भी सुगम पद्धति अथवा निर्बाध पद्धति अथवा प्राकृतिक विधि का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अब इस विधि के यहाँ पर मेन 3 तत्व हैं, प्रमुख 3 तत्व हैं। सबसे पहले मुख्य कार्य की बहुलता, जिस कार्य के लिए, जैसे कि यहाँ पर हम लोग संस्कृत शिक्षण विधियों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मेन फोकस रहेगा कि बच्चे को हमें संस्कृत सिखानी है। तो मुख्य कार्य की बहुलता, यहाँ पर संस्कृत को बहुत अधिकता से, मतलब इसी चीज़ के ऊपर फोकस करवाया जाता है। मातृभाषा की पूर्ण रूपेण उपेक्षा की जाती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस विधि का। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आप देखेंगे कि हम लोग नॉर्मल विधियाँ पढ़ते हैं तो कल ही की विधि से यदि हम लोग कंपेयर करें, पाठ्य पुस्तक विधि में हमने देखा था कि टीचर बच्चों को कुछ भी पढ़ाता है। ठीक है, तो उसमें टीचर पढ़ाने के बाद, टीचर पाठ को पढ़ाने के बाद उसका बच्चों की मातृभाषा में अनुवाद करके बच्चों को सिखाता है। लेकिन इस विधि में क्या होता है कि मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है, अपनी जो मदर टंग लैंग्वेज है, टीचर यहाँ पर उसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेगा।
क्यों नहीं करेगा, इसके पीछे के रीज़न भी जानेंगे और इसका क्या फ़ायदा मिलेगा, इसका क्या नुकसान होगा, वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तीसरा पॉइंट है वस्तु और शब्द के मध्य में संबंध यहाँ पर स्थापित किया जाता है। जैसे कि हम लोग किसी भी शब्द को बोलना चाहते हैं तो डायरेक्टली हम उस चीज़ को यहाँ पर संस्कृत में ही सीखते हैं। कोई उसका हिंदी, कोई उसका इंग्लिश, कोई अपनी मदर टंग वाला यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। जो भी चीज़ आप सीखना चाहते हैं, चाहे आप इंग्लिश में सीख रहे हो तो आपको सिखाई भी चीज़ें इंग्लिश में ही जाएगी, आपको बोलना भी इंग्लिश में ही है, कम्युनिकेट भी पूरा आपको इंग्लिश में करना है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो इंग्लिश स्कूल्स होते हैं वहाँ पर यदि कोई भी बच्चा हिंदी में बात कर रहा है, किसी अदर लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो वहाँ पर बच्चों के ऊपर फ़ाइन लगाया जाता है। जैसे एक बार आप एक गलती कर रहे हैं तो आपको 10 रुपये का फ़ाइन देना होगा। अगर अगेन आपको दूसरी बार देख लिया गया कि आप हिंदी में बातचीत कर रहे हैं, फिर आपके ऊपर फ़ाइन लगेगा। तो बच्चे क्या होते हैं, उस चीज़ के हैबिटेट हो जाते हैं कि इंग्लिश स्कूल है तो यहाँ पर हमको अपने फ्रेंड से भी बात इंग्लिश में ही करनी है। तो इस प्रकार से थोड़ी ये विधि होती, फ़ाइन वाली नहीं, बट यहाँ पर ऐसी लिमिटेशंस रहती है कि आप संस्कृत भाषा पढ़ रहे हो तो आप संस्कृत में ही बातचीत करोगे। चलिए, यह विधि जो है वाल्टर एनफील्ड के मदर्स मेथड पर आधारित है। यह विधि जो है वाल्टर्स एनफील्ड है, इनकी एक विधि है मदर्स मेथड, उसी विधि पर आधारित उन्होंने इंग्लिश के लिए बनाई थी। हमने इसको कन्वर्ट कर लिया संस्कृत के अंदर कि हम लोग संस्कृत शिक्षण पढ़ना चाहते हैं तो संस्कृत को भी इस विधि के थ्रू, प्राकृतिक मेथड के थ्रू पढ़ा जा सकता है। ये भाषा शिक्षण की उत्तम विधि मानी जाती है। आप भाषा का ज्ञान बहुत अच्छे से यहाँ पर प्राप्त कर सकते हो। किसी भी भाषा को कैसे बोला जाएगा, किस शब्द को संस्कृत लैंग्वेज में क्या बोला जाएगा, तो ये सबसे उत्तम विधि यहाँ पर होती है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग, इस मेथड का जो निर्बाध विधि है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेजी भाषा में 1901 में फ्रांस में गुएन ने किया था। फ्रांस में गुइन है ये, फ्रांस में गुइन ने किया था। ठीक है, किसने किया था सबसे पहले प्रयोग? 1901 में किया गया था। सन आप ध्यान रखेंगे, कहाँ किया गया था? फ्रांस में किया था। किसने किया था? तो गुइन ने किया था, अंग्रेजी भाषा को सिखाने के लिए। क्योंकि वही चीज़ आ रही है कि अंग्रेज लोग जो थे भारतीयों को अंग्रेजी भाषा सिखाना चाहते थे ताकि वो आसानी से बातचीत कर सके, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भारतीय लोग हैं उनको बता सके। तो सबसे पहले उन्होंने इस विधि का यहाँ पर निर्माण किया था। तो सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेजी भाषा के लिए किया गया था, 1901 में किया था, फ्रांस में हुआ था और गुइन ने किया था। इस विधि को पढ़ाते समय किसी अन्य भाषा का सहारा नहीं लिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 3 तत्वों में दूसरा तत्व था कि मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाता है। छात्रों को संस्कृत भाषा में ही सीखना होता है और अपने भावों की अभिव्यक्ति भी संस्कृत भाषा में ही करनी होती है। जैसे बच्चा जो है संस्कृत कुछ भी प्रश्न पूछना चाहता है तो उसको अपना प्रश्न भी संस्कृत में ही पूछना होगा, संस्कृत में ही वो पूरा, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि मुझे ये प्रश्न समझ नहीं आ रहा है, इंग्लिश में बोलते हैं कि मुझे ये प्रश्न समझ नहीं आ रहा है इंग्लिश लैंग्वेज में, वैसे ही यहाँ पर बच्चों को संस्कृत में ही वार्तालाप करना होता है। तो छात्रों को संस्कृत भाषा में ही सीखना होता है, अपने भावों की अभिव्यक्ति भी संस्कृत भाषा में ही करनी होती है। जिसकी वजह से क्या होगा, ताकि बच्चों का भाषा पर पूरा अधिकार हो जाएगा और छात्र संस्कृत भाषा में ही अपनी मातृभाषा जितना दक्ष हो जाएंगे। जैसे कि बच्चा हिंदी भाषा को बहुत ही नॉर्मल तरीके से और बिना किसी सोच विचार के, जैसे कि कोई भी लाइन बोलने से पहले हमको सोचना नहीं पड़ता है, वो हमारे अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट होता है। तो इस भाषा को सिखाने का लाभ यही है, इस विधि से सीखने का लाभ यही होता है कि यहाँ पर भाषा जो है उस लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में बच्चा इतना दक्ष हो जाता है कि बिना सोच विचार करे कि मुझे कैसे बोलना है सामने वाले को, वो बोलना स्टार्ट कर देता है। तो ये इस लैंग्वेज को सिखाने का, इस विधि को सिखाने का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। अगला पॉइंट यहाँ पर देखें तो अगला पॉइंट हमें बोलना चाहता है कि इस विधि में शिक्षक छात्र से प्रश्न पूछता है और छात्र उसका उत्तर देते हैं। इस प्रकार शिक्षक छात्र को सरल वाक्य के निर्माण हेतु प्रोत्साहित करता है। अब देखो, सीधी सी बात है कि हम लोगों को मातृभाषा, अपनी जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है उसमें बोलने को मना कर दिया है। तो मुझे कोई भी छोटा से छोटा प्रश्न पूछना होगा तो वो मुझे संस्कृत में ही पूछना है। तो यहाँ पर टीचर बच्चों की मदद करता है कि आप इस प्रकार से प्रश्न पूछो। ठीक है, टीचर ही संस्कृत में बच्चों को एक्सप्लेन करता है। तो देखो, जब हम किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, उसको सिखाना चाहते हैं, तो हम हमेशा सबसे सरल शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो टीचर यहाँ पर बहुत ही सरल संस्कृत का प्रयोग करता है, सरल शब्दों का प्रयोग करता है ताकि वो बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए। बच्चा भी उस शब्दों को अच्छे से सीखता है, फिर वो ही उन शब्दों को रिपीट करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक संस्कृत युक्त वातावरण क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर मतलब हर कोई बच्चा, हर कोई टीचर यहाँ पर क्या कर रहा होता है, संस्कृत में बातचीत कर रहा होता है। तो संस्कृत को बहुत आसान बनाने का कार्य इस विधि के माध्यम से किया जाता है। मौखिक शिक्षण की सबसे उत्तम विधि यदि आप बोले तो इसे आप बोल सकते हैं निर्बाध विधि को, प्राकृतिक विधि को, प्रत्यक्ष विधि को आप यहाँ पर बोल सकते हैं। इस प्रणाली में वाक्य को भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। मतलब वाक्य, सेंटेंस यदि आप अच्छे से बोल पा रहे हैं तो सबसे पहले
शुरुआत आपको कहाँ से करनी होगी? शब्दों को बोलने से करनी होगी। तो इसकी सबसे छोटी इकाई, इस विधि की सबसे छोटी इकाई शुरुआत आपको कहाँ से करनी होती है? वाक्य से करनी होती है। अगला पॉइंट है, इस प्रणाली में मातृभाषा की पूर्ण रूपेण उपेक्षा की जाती, मातृभाषा का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाता है। विद्यार्थी संस्कृत में ही बोलता है, संस्कृत में ही सुनता है। इस प्रकार से उसके आसपास का वातावरण जो है संस्कृतमय कर दिया जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि किस विधि के अंतर्गत पूर्णतः वातावरण जो है संस्कृतमय हो जाता है? पाठ्यपुस्तक विधि, फिर हमारी प्रत्यक्ष विधि हो गई, ठीक है, जिसे निर्बाध विधि बोला जाता है, प्राकृतिक विधि बोला जाता है, व्याकरण विधि हो गई, हमारी जो मॉनिटरिंग विधि होती है वो हो गई। इसे 4 ऑप्शन रहेंगे। तो पूरा संस्कृतमय वातावरण, हर कोई संस्कृत में बातचीत कर रहा है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया संस्कृत में हो रही है, अधिगम शैली संस्कृत में हो रही है। तो ये विधि कौन सी हो जाएगी? ये विधि हमारी प्रत्यक्ष विधि हो जाएगी, प्राकृतिक विधि हो जाएगी, निर्बाध विधि हो जाएगी। सारे इस विधि के ही नाम हैं। अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि इसका जन्म कहाँ से हुआ। अब भारत में इसका जो है आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया? तो इस विधि का वर्णन बीपी वॉकिल जो है, बीपी वॉकिल की अपनी पुस्तक अप्रोच टू संस्कृत में मिलता है। कहाँ पर आप इस विधि का वर्णन देख सकते हैं? इनकी एक बुक है बीपी वॉकिल की, अप्रोच टू संस्कृत। इस पुस्तक के अंदर इस विधि का वर्णन किया गया है, ठीक है। इनके द्वारा जो है 1951 में एक हाई स्कूल है, अल्फ्रेड स्टोन हाई स्कूल, जो कि मुंबई में है, वहाँ पर इसका वर्णन किया गया था, इसके बारे में बताया गया था। अब यहाँ पर जैसे कि एक चीज़ आ रही है कि बच्चा जो है अपनी मदर टंग मातृभाषा का उपयोग करके नहीं प्रयोग करके इस लैंग्वेज को नहीं सीख सकता है, संस्कृत भाषा को नहीं सीख सकता है। तो कुछ सुविधाएं यदि बच्चों को आवश्यकता लगती है सिखाने की, तो हम लोग यहाँ पर श्रव्य दृश्य सामग्री जो होती है, टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स जो होते हैं, उनका यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। श्रव्य दृश्य साधन जो होते हैं, जैसे कि श्रव्य साधन में हम लोग रेडियो वगैरह हो गए, उनका प्रयोग कर सकते हैं। दृश्य साधन में हम लोग चलचित्र हो गए, मानचित्र जैसे भी होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, बोर्ड वगैरह होते हैं, इनका यहाँ पर प्रयोग करके बच्चों को इस भाषा का ज्ञान करवा सकते हैं। क्योंकि मातृभाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो बच्चों को यहाँ पर सीखने में परेशानी होती है। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पर श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगेन वापस से हमें मातृभाषा का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है। जिस भाषा को आप सीखना चाहते हैं उसी भाषा में आपको हर एक चीज़ को सीखना होगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन, आप इसका अनुवाद किसी और लैंग्वेज में नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी प्रत्यक्ष विधि के बारे में। अब इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, कुछ सीमाएं इसकी देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी कुछ विशेषताएं, इसकी वजह से क्या होता है, बच्चों के अंदर रुचि उत्पन्न होती है, सब्जेक्ट विषय को लेकर बच्चों के अंदर एक इंटरेस्ट जागृत होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि पाठ्यपुस्तक विधि में हमने देखा था, बच्चा पाठ्यपुस्तक से पढ़ रहा है तो उसको बहुत सी नीरसता आ रही, मतलब बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था। क्योंकि किताब में जो जो लिखा हुआ है टीचर वो वहाँ पर पढ़ा देता है, उसका एक्सप्लेनेशन दे देता है। उसके अलावा बच्चे को कोई नया चीज़ सीखने को यहाँ पर नहीं मिलती है, ठीक है। दूसरा है, छात्र को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यहाँ पर सक्रिय बनाए रखती है। क्योंकि यहाँ पर बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, टीचर जवाब दे रहा है, पूरा संस्कृतमय वातावरण है, तो बच्चा जब भी कुछ बोलेगा संस्कृत में ही बोलेगा, मतलब वो कुछ से खुद से आगे रहकर मेहनत करेगा, कुछ कार्य करेगा। तो यहाँ पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है बहुत ही सुगम, बहुत ही आसान यहाँ पर बन जाती है और बच्चा एक्टिव लर्नर सक्रिय रूप से यहाँ पर अपनी भागीदारिता को निभाता है। तीसरा पॉइंट है, बोलने पर अत्यधिक बल प्रदान किया जाता है। ये एक प्रकार से मौखिक विधि आप इसको बोल सकते हो। क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चा यहाँ पर कम्युनिकेट करेगा, बातचीत करेगा, टीचर से बोलेगा, उतना ही ज़्यादा उस बच्चे को यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर बोलने पर अत्यधिक बल प्रदान किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मौखिक रूप में वार्तालाप करिए। उच्चारण की शुद्धता का अभ्यास हो जाता है। क्योंकि यदि बच्चा टीचर से बातचीत कर रहा है और हमको बोला है कि आप मातृभाषा का प्रयोग नहीं करोगे तो संस्कृत में बातचीत करना है, जब भी बच्चा बोलेगा और जब भी उससे कोई गलती होगी, एट ए टाइम टीचर उसकी उस गलती को सुधार देगा कि आपने यहाँ पर उच्चारण में ये मिस्टेक करी है, ये गलती हुई है, तो उसको सुधार दिया जाएगा। तो यहाँ पर भाषा पर अच्छी से कमांड उस बच्चे की बन जाती है। अगला है, श्रवण कौशल का पर्याप्त यहाँ पर अवसर मिलता है। क्योंकि जब बच्चा बोल रहा है, टीचर सुन रहा है, जब टीचर बोलेगा तब बच्चा सुनेगा, तो बच्चे की जो सुनने वाली स्किल है, श्रवण कौशल जो है, उसका लिसनिंग स्किल है, वो भी यहाँ पर बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाता है। तो ये सारी ही विशेषताएं हमारी हो गई प्रत्यक्ष विधि की। अच्छा, कुछ विशेषताएं तो कुछ दोष भी इसके अंदर रखे होंगे। तो कुछ दोष, कुछ सीमाओं के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं।
यहाँ पर जैसे कि हर एक बच्चा जो है कम्युनिकेट करेगा, हर एक बच्चे की गलती निकाली जाएगी, मतलब व्यक्तिगत रूप से हमें हर एक बच्चे के ऊपर यहाँ पर ध्यान देना आवश्यक है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है। तो ये समय सारणी, स्कूल की जो समय सारणी है उसके अनुकूल नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चे के ऊपर हमें व्यक्तिगत रूप से पर्सनली यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि हर एक बच्चा यहाँ पर परेशानी को फेस कर रहा है। जैसे कि हम लोग हिंदी बोलते हैं तो हम लोग इंग्लिश सीखने भी जा रहे हैं, तो हम लोग एट अ टाइम इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। हम लोग संस्कृत बोलने वाले हैं, हम लोगों को कोई भी प्रश्न पूछना है तो हम लोग हिंदी से पहले अपने मन में उसको संस्कृत में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर सामने वाले को बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चे गलतियाँ करेंगे, शुरुआत में बहुत सारी गलतियाँ होती है। तो हर एक बच्चे के ऊपर टीचर को, अध्यापक को पर्सनली व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। स्कूल समय सारणी के अनुकूल ये चीज़ नहीं है। यहाँ पर मातृभाषा का उपयोग नहीं होता है तो बच्चे को यहाँ पर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक चीज़ और आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि इसमें पूरी भाषा का ज्ञान बच्चे को एकदम से नहीं मिल पाता है, क्योंकि इसमें पूरा फोकस रहता है श्रवण कौशल के ऊपर कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा चीज़ों को सुने और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जो है मौखिक रूप से उनका उच्चारण करे। तो यहाँ पर लिखने वाली जो स्किल्स होती है, राइटिंग स्किल्स जो होती है, उसके ऊपर इतना ज़्यादा यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक आप इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं कि श्रवण कौशल और मौखिक कौशल ही यहाँ पर बच्चे के इम्प्रूव हो पाते हैं, बाकी के जो 2 कौशल होते हैं उनके ऊपर यहाँ पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये आज की हमारी प्रत्यक्ष विधि थी। जैसे कि कल हमने पाठ्य पुस्तक विधि के बारे में पढ़ा था, आज हमने सुगम पद्धति, निर्बाध पद्धति, प्राकृतिक विधि या प्रत्यक्ष विधि के बारे में पढ़ा। एक बार और हम लोग यहाँ पर इसको रिवाइज कर लेते हैं। कहाँ से इनका जन्म हुआ? अंग्रेजी भाषा जो हमारे लिए एक विदेशी भाषा है, उसको सिखाने के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया था। 3 प्रमुख इसके तत्व हैं: मुख्य कार्य की बहुलता, मातृभाषा की पूर्ण रूपेण उपेक्षा, मातृभाषा का हम लोग यहाँ पर प्रयोग नहीं करेंगे, वस्तु और शब्द के मध्य में संबंध स्थापित करना। जैसे हम कोई भी चीज़ बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं मोबाइल फ़ोन, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर संस्कृत में बोलेंगे। तो एक संबंध, एक रिलेशन, एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का कार्य इस विधि के माध्यम से किया जाता है। यह विधि वाल्टर एनफील्ड की मदर्स मेथड पर आधारित है। भाषा शिक्षण की उत्तम विधि, किसी भी भाषा बच्चा अच्छे से सीख जाए, कम्युनिकेट कर पाए, वार्तालाप कर पाए उस भाषा में, तो ये सबसे उत्तम विधि होती है। 1901 में सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में फ्रांस में गुइन के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। पढ़ाते समय यहाँ पर किसी भी अदर भाषा का, अन्य भाषा का सहारा नहीं लिया जाता। यदि आप बच्चों को संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो संस्कृत भाषा में ही आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आवश्यकता लगती है तो आप दृश्य साधन जो होते हैं, टीचिंग लर्निंग मटीरियल जो होते हैं, उनका यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, पर आप दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर शिक्षक छात्र से प्रश्न पूछता है, फिर छात्र का कोई डाउट होता है तो वो शिक्षक से पूछता है, तो पूरा वातावरण संस्कृत में हो जाता है, क्योंकि संस्कृत भाषा की कक्षा है तो संस्कृत भाषा में ही यहाँ पर बातचीत होगी। इस प्रणाली में, इस शिक्षा विधि के अंदर भाषा जो है, वाक्य को जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई यहाँ पर माना जाता है। मतलब आप कोई भी बातचीत करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सेंटेंस बोलना होगा, वाक्य बोलना होगा, तो शुरुआत ही आपकी कहाँ से होगी? वाक्य बोलने से होगी। ठीक है, इस प्रणाली में मातृभाषा की पूर्ण रूपेण उपेक्षा संस्कृत में ही बोलना है। बीपी वकील, भारत में बीपी वकील जो है, उनके द्वारा अपनी जो पुस्तक है अप्रोच टू संस्कृत, उसमें इस विधि का वर्णन मिलता है। 1951 में एल्फिनस्टोन हाई स्कूल जो कि मुंबई में है, इस विधि का प्रयोग किया गया था। और यदि हमें आवश्यकता लगती है तो हम लोग बच्चों को श्रव्य दृश्य साधन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मातृभाषा का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है। विशेषताएं अभी हमने देखी, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट जागृत होगा, अधिगम शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया जो होती है बहुत आसान हो जाती है, बच्चा एक्टिव लर्नर के रूप में सक्रिय रूप से अपनी भागीदारिता को यहाँ पर निभाता है। बोलने के ऊपर, मौखिक कौशल के ऊपर यहाँ पर अत्यधिक बल दिया जाता है। उच्चारण की शुद्धता का अभ्यास यहाँ पर हो जाता है, बच्चा जो उच्चारण उसके बहुत अच्छे यहाँ पर हो जाते हैं। जैसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन जो है बच्चे का बहुत अच्छा हो जाता है। श्रवण कौशल का यहाँ पर पर्याप्त अवसर बच्चों को दिया जाता है। ड्रॉबैक, कमियां क्या क्या होगी, सीमाएं क्या क्या होगी, लिमिटेशंस क्या क्या होगी। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत समय यहाँ पर देना होता है, जो कि स्कूल समय सारणी के अनुकूल नहीं है, और यहाँ पर मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो बच्चा शुरुआती समय में कुछ समस्याओं का सामना यहाँ पर बच्चे को करना पड़ सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो इस चीज़ का आदी हो चुका होता है, क्योंकि वातावरण पूरा संस्कृत में है। तो कुछ समय यदि बच्चा देगा यहाँ पर ईमानदारी से, तो वो सारी ही चीज़ों को बहुत अच्छे से यहाँ पर सीख जाएगा। चलिए, तो ये आज की हमारी सेकंड विधि थी, जिसमें हमने पूरा प्रत्यक्ष विधि को A to Z सब कुछ यहाँ पर सीख लिया है। कल हम नवीनतम विधियों का तीसरा पार्ट यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं कल दिन में 2 बजे के सेशन में। थैंक यू वेरी मच।